जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कुछ आप नया सीख रहे होंगे। आज 2 जनवरी और नया साल का आगम हो चुका है और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को विशेष है जो कि अभी अपकमिंग एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली जो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके अंदर तैयारी आपको किस लेवल पे करनी है। देखिए, कंपटीशन दिन ब दिन हाई होते जा रहा है, तो आपको अपना जो कोर है, जो कोर सब्जेक्ट्स है, उसको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। जब तक आप रिवीजन पे फोकस नहीं करोगे, जब तक आपने भले चाहे पूरी बुक क्यों ना पढ़ ली हो, आप उसको टारगेट नहीं कर पाओगे। चाहे वो 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम इस दुनिया में हो, जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, मैं डैम श्योर हूं कि आप उसमें सक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सीख रहे होंगे और आज जो करंट अफेयर है, कुछ अच्छे करंट अफेयर है और मैं आपके लिए कुछ चुनिंदा करंट अफेयर लेके आया हूं। तो आपको बस क्या करना है, लाइक और शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। पेशेंस कैन बी बिटर बट फ्रूट इज ऑलवेज स्वीट। बहुत अच्छी और बहुत, मैं मानता हूं, काबिले तारीफ वाली ये कोटेशन है कि जो पेशेंस है वो खट्टा कड़वा लगता जरूर है। आज लग रहा होगा कि कितना कड़वा है, मतलब जो सबूरी होता है, जो पेशेंस होता है, वो बेसिकली हमें कड़वा ही लगता है। बट उसका जो फल है, क्योंकि आपने जो पेशेंस, धैर्यता दिखाई अपने जीवन में, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये डेफिनेटली डैम श्योर है। देखिए, हार मानने से अच्छा है ना कि सबूरी रख ले। अगर किसी मकसद के पीछे हम हैं और उससे हम कुछ सीख भी तो रहे हैं, ये भी तो हमें सोचना है ना। क्योंकि अगर हम हार जाएंगे, हम ये सोचेंगे अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जो मेंटली स्टेज होती है हमारी, हम क्या करते हैं, कभी कभी उसको गिव अप करने की कोशिश करते हैं। बट यही बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि गिव अप करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको पेशेंस रखना है और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। माय नेम इज रोहित रानवे। एक्सपीरियंस 6+ ईयर का है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। एक्सपीरियंस इन डिफेंस एग्जाम्स, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एंड आईसीजी। आई होप सो आप मुझसे जुड़ गए होंगे और आगे भी जुड़ते रहेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ओम फिनिक्स लर्निंग एकेडमी आइए निगड़ी के अंदर। और करंट अफेयर तो बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी है। और जो भी बच्चा सीडीएस, एफकेट, एनडीए और जो भी डिफेंस एग्जाम है हमारे, जैसे कि सीएपीएफ, ठीक है, ये सब एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जिससे कि आपका एक बेस स्ट्रांग होगा करंट अफेयर का। और आप आपके अपकमिंग एग्जाम में, कोई भी ये सब एग्जाम उठा लीजिए, आप 20 वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन, कभी कम कभी ज्यादा, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही करंट अफेयर के, और हम इसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना है। पर्सनल मेंटरशिप, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे डेली, 6 to 8 आवर्स स्टडी प्लान, और कहीं ना कहीं कंप्लीट एनसीईआरटी फोकस चलता है हमारा। कंप्लीट, जब आप ऑफलाइन बैच में भी आएंगे तो देखेंगे कि एनसीईआरटी का ही फोकस हम लोग लेके चलते हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, ये बेसिकली एनसीईआरटी फोकस ही चलता है। आपको क्या करना है नेक्स्ट, बेसिकली इस टेलीग्राम से जुड़ जाना है पीडीएफ के लिए, और जितने लोग जल्दी जुड़ेंगे उतना ही वो बेनिफिट ले पाएंगे। तो आगे बढ़े। और अगर आपको ये स्कैन करके नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या लिखना है वहां टेलीग्राम में, ओपला डिफेंस। ठीक है, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आगे बढ़ते, गोलेमाला फेस्टिवल, ठीक है, पहले भी यार नाम सुना होगा आपने तो गोलेमाला फेस्टिवल का। In Jammu and Kashmir, a popular festival known as Golemala was organized at the जगन्नाथ टेम्पल इन उधमपुर। एक जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में भी है और एक जगन्नाथ टेम्पल कहां पर है, उधमपुर, जो कि कश्मीर में।
A large number of devotees assemble and paid obsession at the Jagannath temple. काफी ज्यादा डिवोटीज आते हैं और ये साल में 2 बार मनाया जाता है मेला, twice a year. Devotees believe that from today the night time start decrease and day time start increase at day by day. मतलब क्या है, ये त्योहार के बाद से ये माना जाता है डिवोटीज का कि अब जो रातें हैं वो छोटी होगी और दिन बड़ा होगा. नाइट टाइम स्टार्ट डिक्रीज एंड डे टाइम स्टार्ट इंक्रीज. ठीक है. मोर एवर 2 एशियन टेम्पल्स आर dedicated Lord Jagannath across India. One is situated in Puri, Odisha, and other is Udhampur district. तो आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आई. बहुत सारे फेस्टिवल्स और भी है जो इंडिया में मनाए जाते हैं, हम धीरे धीरे करके उनको देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगाड़ी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्म महोत्सव मनाया जाता है. ठीक है. याद रखना है, क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि उगाड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश में रीहा, बोरी, बोट, मियोको, दीर, पुटांगू, लोसार, मुरुंगा, सोलांग, मोपई, मोनपा फेस्टिवल. सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो लोसार पूछा जाता है, लोसार और मोपिन. ठीक है ना, कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से. ठीक है. असम से अंबुबाची मेला, ये बहुत पूछा जाता है. बोगिला बिहू और बैसागु, दिहांग पटकाई. ठीक है. दिहांग पटकाई भी पूछा जाता है कि बेसिकली कहाँ मनाया जाता है, तो बेसिकली असम में. अंबुबाची मेला, दिहांग पटकाई, बोगी बिहू और बैसागु. ठीक है. बिहार. छठ पूजा और बिहुल. छठ पूजा तो बेसिकली आपको पता ही होगा, वो बिहार से है, बिलोंग करते हैं, मतलब वो पूजा ज्यादातर बिहार में मनाया जाता है. और बिहुल छत्तीसगढ़ में महिमा पूर्णिमा और बस्तर दशहरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्तर दशहरा. गोवा में सुनबरन फेस्टिवल, लाडनी और मेंडोन पूछा जा सकता है कौन सा कहाँ मनाया जाता है, गोवा में. गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है, वो मनाया जाता है. तो पूछा जा सकता है कि उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में. हिमाचल प्रदेश राखाडूमनी गोची फेस्टिवल. कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश से, इंपॉर्टेंट, राखाडूमनी और गोची फेस्टिवल. नेक्स्ट हरियाणा में बैसाखी मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्ट है किसका, अपना. चलो आगे देखिए. बैसाखी तक हो गया. नेक्स्ट जम्मू कश्मीर में हर नमामि, चेहरी, बाहुमेला और दोसमोचो और बाहुमोल, ये ज्यादा पूछता है. ठीक है. जम्मू कश्मीर. झारखंड में करम उत्सव, होली, रोहिणी, टुसु. ठीक है. ये फेस्टिवल के नाम है, याद रखना है. कर्नाटका में मैसूर दसरा और उगाड़ी. ठीक है. उगाड़ी कौन सी जगह देखा था हमने, उगाड़ी एक जगह और देखा था ना, उगाड़ी फेस्टिवल, हाँ, आंध्र प्रदेश में. और एक जगह हम कहा देख रहे हैं अभी, कर्नाटका में. तो याद रखना है, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा. केरला में ओनम और विशु और ओनम. ठीक है. मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो फेस्टिवल. तेजाजी राजस्थान में भी बहुत बड़े फेमस गॉड है, तो उनका फेस्टिवल मनाया जाता है. मेघालय नोग्रिम फेस्टिवल, खासी फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल, सिबजू, चिराबोंग फेस्टिवल. ज्यादातर ये पूछा जाएगा खासी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय में. यहाँ माउंटेन्स भी है, खासी, गारो, जैंतिया. ठीक है. तो ये ट्राइबल्स के नाम भी है, तो उसी बेसिस पे पूछा जाता है. महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा. मणिपुर में यशोजान, पोराई, चवांगी कुट. ठीक है. देखिए, एग्जाम ओरिएंटेशन पढ़ोगे, सिलेक्शन होगा. फालतू चीजें इधर उधर घूमने से अच्छा है चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना है और समझना है और सीखने की कोशिश करना है. मिजोरम में चपचकरटू फेस्टिवल. क्या है चपचकरटू फेस्टिवल. नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत पूछा जाता है. हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां से, नागालैंड से. और मत्स्यायु फेस्टिवल भी
यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, उड़ीसा, रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, राजा परबा और नुखाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो उड़ीसा भी देख लिया हमने। पंजाब में लोहरी और बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ और थोड़े से हैं, उसको भी क्लियरिफाई कर लेते हैं। राजस्थान में घंगोर, तेजी और बूंदी। ठीक है, तेज मतलब तीज, मतलब वो तीसरा दिन होता, करवा चौथ से पहले जो तीज आता है वो वाला तीज है। और घंगोर मतलब ये होली के टाइम पीरियड में मनाया जाता है राजस्थान में। सिक्किम में लोसार, सागर दवार। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नट्यांजलि फेस्टिवल। ठीक है, तेलंगाना के अंदर बोनालू बथीकुमा। ठीक है, अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। त्रिपुरा में करछी पूजा। ठीक है, पूछा जा सकता है त्रिपुरा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, करछी पूजा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, उत्तरांचल में गंगा दर्शन, और उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़। ठीक है, तो आई होप तो आपको फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में कैसे मनाए जाते हैं आपको पता चल गया होगा। और आई होप सो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, चलो आगे देखें। 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन अरविंद पंगरिया जी को बनाया गया है। अब देखते हैं उनका क्या क्या रोल है अरविंद पंगरिया जी का। सेंटर अपॉइंट अरविंद पंगरिया एज अ चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। पूछा जा सकता है रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन कौन है, तो अरविंद पंगरिया जी। द सेंट्रल गवर्नमेंट संडे अपॉइंट फॉर्मर नीति आयोग। ये पहले नीति आयोग के चेयरमैन पर्सन रह चुके हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखना है। वाइस चेयरमैन अरविंद पंगरिया एज द चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन एज पर नोटिफिकेशन इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये आईएएस ऑफिसर रितिका रंजन पांड्या विल बी सेक्रेटरी टू द कमीशन। ठीक है, रितिका रंजना पांडे ये क्या है, सेक्रेटरी है किसकी, कमीशन की। ओके, द फाइनेंस कमीशन शेल मेक रिकमेंडेशन एज टू फॉलोइंग मैटर। फाइनेंस कमीशन किस किस रिलेटेड रिकमेंडेशन देता है। ये रिकमेंडेशन बाध्य नहीं होती है, मतलब इसको जरूरी नहीं है फॉलो करना, बट हाँ कहीं कहीं हद तक 80 to 90% मान ली जाती है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रॉफिट टैक्सेस। अभी क्या चल रहा है हमारा, 42% हमको क्या देना होता है, स्टेट को देना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स आता है उसका 42% सब स्टेट में कॉन्ट्री करना पड़ता है। ठीक है, प्रोसीड द टैक्स विच आर बीन और मे बी डिवाइडेड बिटवीन द अंडर चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट पार्ट 12। आपका फाइनेंस कमीशन कौन से पार्ट में, पार्ट 12 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एलोकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होगी। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने बता दिया है। चलो आगे देखें, ये रहे अरविंद पंगरिया जी। नेक्स्ट, द कमीशन शैल मेक रिकमेंडेशन एज टू फॉलोइंग मैटर। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट नेट प्रोसीडिंग टैक्स एंड मे बी द चैप्टर फर्स्ट इन पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन। एलोकेशन बिटवीन द The principle which should govern the grant is aid revenue state of consolidated fund. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में भी कौन रिकमेंडेशन देगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। फाइनेंस आपके ये जो है चीफ फाइनेंस कमीशन बोल सकते हैं इसको बेसिकली। हाँ, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो इस चीज पे निर्धारित करते हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। Next, sum to be paid the state by the grant of aid revenue, Article 275. Finance Commission, फाइनेंस कमीशन बेसिकली आपको आर्टिकल 280 के अंदर मिलेगा। ठीक है, याद रख लेना। Purpose other than the specified the provision to the clause first, the major needed argument of consolidated fund of state supplement the resources of पंचायत and municipalities on the state basis of recommendation। ये और भी सलाह क्या देते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि पंचायती और म्यूनिसिपालिटी के अंदर कैसे आपको स्टेट से लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, या बताते हैं कि इस प्रोसेस से आप ये कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ये सेक्रेटरी जी हैं, ठीक है, जिनका हमने नाम पढ़ा था। क्या नाम था इनका,
ऋत्विक रंजन पांडे इज द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन, फाइनेंस कमीशन की क्या ये सेक्रेटरी है। चलो मोदी जी को देख लीजिए, 2024 में चुनाव आने वाले। ओलंपिक के बारे में जानते हैं, ओलंपिक जानना जरूरी है। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं ओलंपिक का। जनरली वो कंट्री जुड़ी हुई ओलंपिक से जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनी रही है, जर्नली बोल रहा हूं मैं, सब नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे और जुड़ने। दिस इज अ लिस्ट ऑफ होस्ट ऑफ द ओलंपिक गेम बोथ समर एंड द विंटर। ठीक है, याद रखना है ओलंपिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो समर होता है और एक तो विंटर होता है, दो तरीके के ओलंपिक्स होते हैं। सिंस मॉडर्न ओलंपिक बिगेन इन 1896, याद रखना मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, 1896। सिंस द समर एंड द विंटर गेम है यूजुअली सेलिब्रेट टू अ 4-year पीरियड नो एज द ओलंपियाड। ठीक है, ओलंपियाड। समर एंड द विंटर गेम्स नॉर्मली हेल्ड इन द स्पेन इवन द ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो समर एंड द विंटर गेम्स होते हैं नॉर्मली हेल्ड करते हैं स्टेज इवन द ईयर्स। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी और चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, देयर हैज बीन 29 समर ओलंपिक गेम्स इन 21 सिटीज। ठीक है, क्या है, देयर हैव बीन 29 समर ओलंपिक गेम्स इन 21 सिटीज एंड 24 विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 21 सिटीज। ठीक है, तो बेसिकली जो 29 गेम्स है वो समर ओलंपिक में खेले जाएंगे। ठीक है, और 21 सिटीज में, और 24 विंटर ओलंपिक गेम्स है जो कि 21 सिटीज में खेले जाएंगे। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। टोक्यो के अंदर कब कब हुआ था समर ओलंपिक, हुआ था 1964 और 2020 में। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें समझ में आएगी कि टोक्यो के अंदर 1964 और 2020 समर ओलंपिक हुआ था, और बीजिंग के अंदर 2008 समर ओलंपिक एंड 2022 विंटर ओलंपिक हुआ था। तो आपको चीजें याद रखनी है, क्लियर रखनी है, 2-3 बार डाटा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज देखें। नेक्स्ट चीज है क्या है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, हाँ, लंदन बिकम द फर्स्ट सिटी टू हैव होस्टेड 3 गेम्स विद इन द 2012 समर ओलंपिक। पेरिस बिकम द सेकेंड सिटी to be within the 2024 summer olympic followed by los angeles as the third in 2028। तो 2028 में कहाँ होने वाला है आपसे पूछा जाएगा, तो लॉस एंजलिस, बेसिकली लॉस एंजलिस का है यूएसए में। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। लंदन बिकम द फर्स्ट सिटी टू हैव होस्टेड द 3 games 2012 summer olympic। पेरिस विल बिकम द सेकेंड सिटी 2024 और ओलंपिक फॉलो बाय लॉस एंजलिस एज अ थर्ड इन 2028। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े, मैप ऑफ ओलंपिक होस्ट सिटीज। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं यहां से हट जाता हूं, आप देख लेना। ठीक है, पूरा मैप आराम से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा आपको ये याद रह जाएगा। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो, पेरिस फ्रांस, सेंट लुइस यूके, स्टॉकहोम बेल्जियम, एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस यूएसए, मैक्सिको सिटी जर्मनी, कनाडा, रशिया, साउथ सियोल स्पेन, जापान, मेलबर्न जर्मनी, फिनलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, ग्रीस। ठीक है, तो इस सब कंट्रीज के अंदर ओलंपिक्स हो चुके हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़े। डीआरडीओ सेलिब्रेट कर रहा है 66 फाउंडेशन डे। ठीक है, डीआरडीओ क्या कर रहा है, 66 फाउंडेशन डे। चलो, डीआरडीओ सेलिब्रेट 66 फाउंडेशन डे एस्टैब्लिश टुडे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च, चेयरमैन डीआरडीओ डॉक्टर समीर वी कामत। ठीक है, तो बेसिकली सेक्रेटरी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन डीआरडीओ, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ पेड फ्लोर ट्रिब्यूट टू द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। डीआरडीओ बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उसको बनाने का काम करती है, और रिसेंट टाइम में सिर्फ हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा क्वेश्चन क्या पूछेगा, चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। दिस plant was set up by DRDO technology. He said that indigenously designed and developed heavyweight torpedo वरुण अस्त्र। ठीक है, किसने बनाया, डीआरडीओ ने। Was a successfully test fire live warhead against the target in 5 जून 2023 by Indian Navy। तो वरुण अस्त्र किसके लिए बनाया है, इंडियन नेवी के, और किसने बनाया, डीआरडीओ। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वरुण अस्त्र किसके लिए बनाया है, डीआरडीओ के लिए, और किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, इंडियन नेवी के लिए। बनाया किसने, डीआरडीओ ने, किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए, और ये क्या है, इसका नाम वरुण अस्त्र। लैंडिंग ऑफ एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, नेवी के लिए भी बनाया है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत के ऊपर से इसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉय बाय डीआरडीओ D4 सिस्टम। राष्ट्रपति वन G20 समिट्स, रिपब्लिक डे परेड, बिट्रीट रिटरिंग सेरेमनी में भी ये सब की बात हुई है। तो आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। कंटेंट आप देख सकते हैं, इसमें कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। ये रहा हमारा डीआरडीओ का लोगो। नेक्स्ट, ही ऑल्सो लॉन्च द क्वांटिटी डिस्टेंस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय हिमिल्स पुणे, automatic the setting of explosive and relative building. The software is essential tool for all Ministry of Defense established engaged in creating explosive related infrastructure optimum time and with the great precision। मतलब जो ऐसे एक्सप्लोसिव है उनके लिए भी डीआरडीओ ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश करी है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके ये आगे के और प्लान्स बना रहे। तो आई होप तो आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मुद्रा लोन पे मैंने बहुत डीप डिस्कशन किया हुआ है, पर ये न्यूज में था तो मैंने इसको लिया है। चलो आगे बढ़े। मुद्रा लोन सर्जर एज रिकॉर्ड 38% फर्स्ट हाफ टू 1.92 लाख करोड़। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर 38% तक लोन प्रोवाइड किया गया, जो कि अमाउंट है 1.92 लाख करोड़ का। ही डिसबर्स्ड ऑफ द स्मॉल बिजनेस लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं, शिशु और सूक्ष्म और लघु। ठीक है, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड 38% ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द current financial year ended in the September 2023 compared to the same period last year at the September 2008। total disbursement प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अप्रोक्सीमेटली 1,91,863 करोड़ डिसबर्स कर दिए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले इतना था। ठीक है, 1,37,785 करोड़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वार्टर। The drivers from the growth are increased demand for the second category of किशोर लोन। ठीक है, किशोर लोन 50,000 से लेके 5 लाख तक का मिल सकता था, इसको इंक्रीज किया गया है, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा डिमांड दिख रही है। Which indicate the higher economic optimized and activity among the added। मतलब ये जो लोन है, जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक का जो लोन दिया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो गरीब आदमी होते हैं, वेंडर्स वगैरह, वो सब भी ले सकते हैं, और छोटा सेल्फ हेल्प ग्रुप आप स्टार्ट कर सकते मुद्रा लोन लेके। इसमें ज्यादा कोलैटरल भी जमा नहीं करना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी कोलैटरल खुद रखती है। द डिस्बर्समेंट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंट्री फिजिकल ईयर एंड रिकॉर्ड बिकॉज 38% ग्रोथ वाज मच हायर देन द 30% ग्रोथ रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, तो मुद्रा लोन के बारे में जो करंट अपडेट था मैंने बता दिया, कितना अमाउंट डिसबर्स किया है, 1.92 लाख करोड़। चलो अब थोड़ा सा पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, थोड़ा मैप देखना अनिवार्य है। ठीक है, पढ़े आगे, कंटिन्यू करें। देखो सबसे पहले ये रहा टूनिशिया। कौन से साल में, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिससे कि, और पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले टूनिशिया 1956 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद क्या है, अल्जीरिया 1962 में, मोरक्को 1956 में, वेस्टर्न सहारा 1991 में, एक एक करके देखेंगे। लीबिया 1951 में, इजिप्ट 1922 में, यहीं से मेडिटेरियन सी है, बात करी हमने काफी बार। सूडान 1956 में, चैड 1960 में। ठीक है, सूडान में भी 2 है, अभी यहां भी बढ़ चुका है, ये थोड़ा सा पुराना मैप हो चुका है। ठीक है,
बस ये इंडिपेंडेंस कब कब कौन कौन सी कंट्री को मिला है, ये सूडान है, ये साउथ सूडान है, चैड, नाइजर, माली, ठीक है, सेनेगल, गाम्बीबिया, ग्यूना बासे, ग्यूना आयरिस, सियोना लिया, ठीक है, उसके बाद लीबिया, उसके बाद बेनिन, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, रवांडा, तांजानिया और अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया। नामीबिया बहुत इंपॉर्टेंट है रिसेंट टाइम में, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या लेके आए, चीता लेके आए। बोट्सवाना, और ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, मोजाम्बिक है, मालवीया है। देखो एक ऐसी कंट्री है जो बहुत छोटी कंट्री है जिसका नाम है स्वाजीलैंड, ये पूछा जाता है और क्वेश्चन बना भी, साउथ अफ्रीका के अंदर ही है स्वाजीलैंड। और एक कंट्री और है साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, लिसोथो, ठीक है। और ये रहा मडागास्कर। मडागास्कर के पास कौन सा ओशन लग रहा है, इंडियन ओशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, सोमालिया। सोमालिया के पायरेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी हाईजैक्स वगैरह कर लेते हैं शिप्स वगैरह को। जिबूटी, ये भी यहाँ हमारा मिलिट्री बेस बसा हुआ है जिबूटी के अंदर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइल रिवर आपको कोंगो से निकलती हुई दिखेगी, ये ऐसी रिवर है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और मेडिटेरियन सी में चली जाती है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, और मेरी पूरी आशा है कि आप ये जो कंट्री है नेक्स्ट टाइम पे मैं इनकी करेंसी और इनकी कैपिटल्स लाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप और चीजें जान सको इस मैप के थ्रू। आज बस थोड़ा सा डेमो रखा है मैंने अफ्रीकन कंट्री का, कि कौन कौन सी कंट्रीज आती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यही एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, यही मात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां आपको क्या मिलेगा, जहां आपको क्या मिलने वाला है, 3 लाइन्स, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसका पॉपुलेशन भी ज्यादा है और सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं अंडर नरिशमेंट और पुअर पीपल्स भी यहीं आपको मिलेंगे। यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज या काम चलते रहते हैं। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर होगी। हम इसी मकसद के साथ रोज जुड़ते हैं कि हर घर एजुकेशन पहुंचे, और मैं आशा करता हूं मेरा हर एक बच्चा यहाँ मुझे सपोर्ट करता है और हर घर एजुकेशन को पहुंचाएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो प्लीज इसको शेयर और आपको लाइक करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। और लाइक और शेयर आपको करना है और हर घर एजुकेशन पहुंचाना है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। ओके।